अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम लोगों ने पहले स्टार्ट कर लिया था रेगुलर क्लासेस में, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से हमारा ये टॉपिक अधूरा रह गया था। आज हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। मैं इस टॉपिक को आप लोगों को इस डायग्राम के ज़रिए से समझाऊंगी और जहाँ से आप लोगों को मसला हो आप लोग मुझसे वॉइस क्वेश्चन में वॉइस रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हैं चार कॉम्प्लेक्सेस शो किए गए हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ये चार कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे शो किए गए हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और कॉम्प्लेक्स 5 यहाँ पे इस डायग्राम में शो नहीं किया गया। कॉम्प्लेक्स 1 को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 का दूसरा नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज है, यानी कि ये एक एंजाइम है, प्रोटीन इन नेचर है और उसके साथ साथ ये एक एंजाइम है। और ये क्या करता है, NADH बेसिकली पीछे हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में पढ़ चुके हैं कि NADH डिहाइड्रोजिनेज उस एंजाइम का नाम होता है कि जब सबस्ट्रेट में से 2 हाइड्रोजन निकल रहे होते हैं, जब सबस्ट्रेट में से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और उसको NAD पिक करके NADH बन जाता है, तो उस एंजाइम को हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे शो की गई है कि सबस्ट्रेट जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसमें से 2 हाइड्रोजन को NAD पिक करके NADH बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होगा कि जितने भी NADH हमारे पास पीछे ग्लाइकोलिसिस और इलेक्ट्रॉन मतलब ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल में बने थे, वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे और इसमें क्या होगा कि NADH में से हाइड्रोजन को रिसीव करेगा FMN इसके 2 हाइड्रोजन को रिसीव करके बन जाएगा FMNH2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी इसने NADH में से ले ली हैं। NADH में से जब हाइड्रोजन निकलेंगे तो वो वापस NAD बन जाएगा। अब FMNH2 में से इलेक्ट्रॉन ने आगे पास होना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये नाम ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शो कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, पूरी चेन है, एक लेगा एक में से एक को मिलेगा, वो दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को, और इसी तरह। तो FMNH2 को Q को देगा। को Q पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वाहिद वो मेंबर है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है कि जो प्रोटीन नहीं है। ये प्रोटीन इन नेचर नहीं होता और नेचुरली अकरिंग होता है, जो है ना इसके डेरिवेटिव प्लांट्स में पाए जाते हैं। को क्यों क्या करेगा कि FMNH2 से हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन बन के जो है ना प्रोटॉन बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसको को क्यू ले लेगा। को क्यू ये जो है ना ये को क्यू H2 बन जाएगा, मतलब इसने हाइड्रोजन भी ले लिए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन भी ले लिए हैं। ठीक है, को क्यू ना कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 में से जो है ना हाइड्रोजन्स को ले सकते हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स 2 में से भी ले सकता है, जिसको हम ससिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ये वाला जो रिएक्शन है ये आप लोग पीछे TCA साइकिल में पढ़ चुके हैं कि जिसमें ससिनेट फ्यूमेरेट में चेंज होता है और उसमें क्या होता है कि FAD रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। वो वाला FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 वो वाला FADH2 जो है ना यहाँ पे क्या करेगा कि को क्यू को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। को क्यू जो है वो या तो FMNH2 से लेगा या फिर FADH2 से भी ले सकता है। दोनों सूरतों में ये को क्यू H2 बन जाएगा। अब चूंकि को क्यू मोबाइल कैरियर है, ये फ्री होता है और ये मूव कर सकता है, तो ये क्या करेगा कि ये आगे फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 इसमें से क्या करेगा कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे और हाइड्रोजन आयन इस तरह रिलीज़ हो जाएंगे कि ये आप छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली इसकी अंदर से इनर मेम्ब्रेन है। तो ये क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स क्या करेगा कि इसकी इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स से इसकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये वाली जो स्पेस है इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस को बाहर की तरफ फेंकेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन आयन हमारे पास जमा होंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको आयरन जो है ना रिसीव करेगा। Fe+3 जो है ना ये रिड्यूस हो जाएगा Fe+2 में, Fe+2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो जिसने रिसीव किया ये कॉम्प्लेक्स 3 था, इसको हम साइटोक्रोम BC1 भी कहते हैं। ये दोनों कॉम्प्लेक्स 3 और 4 को हम लोग साइटोक्रोम्स भी कहते हैं क्योंकि ये साइटोक्रोम्स होते हैं। अब ये +2 में की फॉर्म में चला गया, अब ये वापस रिवर्स +3 में आ सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि साइटोक्रोम C इसमें से जो है ना इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा।
जब साइटोक्रोम सी इसमें से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो साइटोक्रोम सी का अंदर जो मॉलिक्यूलर उसके लेवल पे आयरन पाया जाता है, वो आयरन जो है ना वो +3 की फॉर्म से जो है ना रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, +3 की फॉर्म से +2 में चला जाएगा। आप इन एरो को देखें कि यहाँ से +2 +3 में चेंज हो रहा है और यहाँ से +3 +2 में चेंज हो रहा है। यानी कि जब साइटोक्रोम सी रिसीव करेगा तो इसका आयरन +2 में हो जाएगा। फिर साइटोक्रोम सी भी मोबाइल कैरियर है और ये क्या करेगा कि ये आगे हमें कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, साइटोक्रोम A+A3 होता है। इसका आयरन क्या करेगा कि इसका आयरन +3 से +2 में रिड्यूस हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा। और ये आयरन जो है ना इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है और इसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कहते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। वो क्योंकि इसकी एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन आइंस को और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवा के और वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स थे। इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया NADH और FADH2 से और इलेक्ट्रॉन आखिर में पहुंच गए वाटर तक और आखिर में हमारे पास वाटर बन गया। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे हमारे पास बन गया है और हमारे पास ATPs अभी नहीं बने। ATPs अलग से बनेंगे और उनको मैं बताती हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि वो कैसे बनेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी कंपोजिशन मैं आपको इनकी बता देती हूँ कि इनके अंदर जो है ना आयरन सल्फ़र सेंटर होते हैं, जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के सम टाइम हमारे पास प्रोटीन वगैरह भी अटैच होते हैं। वो फिर मतलब आप लोगों के लिए नोट्स में हर चीज़ लिखी हुई है मैंने। अगर जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर मैंने अब हर चीज़ को एक्सप्लेन किया तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर इसको मतलब आप लोगों तक पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही। यहाँ पे हमारे पास वाटर बन गया। अब हम देखेंगे कि ATPs कैसे बनते हैं। ATPs हमारे पास जहाँ पे बनते हैं तो वो जो है ना उसके लिए मुख्तलिफ़ हाइपोथेसिस हमारे पास मौजूद हैं, डिफरेंट हाइपोथेसिस ना। जो ATPs हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन के ज़रिए जो ATP बनेगा, फॉस्फोरिलेशन होगी ADP की टू ATP, तो उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है एक हाइपोथेसिस जिसको हम कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बताता है कि इसमें यूजुअली होता ये है कि एक डायग्राम यहाँ पे गिवन है, उसके ज़रिए आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। वहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। वो ये वाला डायग्राम है, ये देखें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्लो कर रहा है कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ, कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को पहुंचता रहा था पीछे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन आयन को बाहर की तरफ पुश करेंगे। जब कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो वो भी क्या करेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यानी कि उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन का जो है ना मैट्रिक्स है, ये उसकी ये जो है ना 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये वाला। तो क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस अंदर मौजूद जितने भी हाइड्रोजन आइंस हैं उनको बाहर की तरफ पुश करेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 भी, कॉम्प्लेक्स 3 भी और कॉम्प्लेक्स 4 भी, इनको बाहर की तरफ पुश करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाहर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हमारे पास जमा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, और अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बहुत कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास एक ग्रेडियंट बन जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा कि बाहर बहुत ज़्यादा है, अंदर बहुत कम है। जिसकी वजह से क्या होगा कि बाहर का इन्वायरमेंट हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर का इन्वायरमेंट इसके कंपैरेटिवली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि बाहर का मीडियम H+ होने की वजह से हमारे पास एसिडिक हो जाएगा और अंदर का मीडियम एसिडिक नहीं होगा। तो बाहर जो है ना pH लो होगी और अंदर pH हाई होगी। तो यही ग्रेडियंट जो है ना, यही जो डिफरेंस आया हुआ है हमारे पास जो है ना ग्रेडियंट, इसकी वजह से हमारे पास ATP बनते हैं कॉम्प्लेक्स 5 के ज़रिए। कॉम्प्लेक्स 5 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से ये शो किया गया है।
इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स 5 क्या करेगा कि जितने भी हाइड्रोजन आयन यहाँ पे जमा है वो स्लोली इसमें से फ़्लो करेंगे। कॉम्प्लेक्स 5 के में जो इसके लिए चैनल है हाइड्रोजन आयन का, उधर से फ़्लो करेंगे। इस चैनल से गुजरने की वजह से जो कॉम्प्लेक्स 5 है इसको हम F0 डोमेन भी कहते हैं। ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो कॉम्प्लेक्स 5 के दो हिस्से होते हैं, एक F0 डोमेन होता है और इसका एक F1 डोमेन होता है कॉम्प्लेक्स 5 का। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसके साथ F1 डोमेन भी रोटेट करेगा, और F1 डोमेन की कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है जब उसमें से तेज़ी से हाई एनर्जी प्रोटॉन गुजरते हैं तो वो क्या करता है कि इसकी कन्फर्मेशन में चेंज आता है। कन्फर्मेशन में चेंज आने की वजह से ये बाइंड करता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और जब इसमें से ये जो हाइड्रोजन आयन पास हो रहे होते हैं तो ये सर्कुलर मोशन के ज़रिए मूव करता है और ADP हमारे पास चेंज हो जाता है ATP में, और उसके बाद जो ATP है उसको बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक सिस्टम था कि जिसके ज़रिए ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। और ये जो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये एक्सप्लेन करता है कि ATP किस तरह बन रही है। ये आज मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब थोड़ा सा हम इसके बायो एनर्जेटिक्स की तरफ देखते हैं, बायो एनर्जेटिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये भी आप लोगों के सिलेबस में अलग से टॉपिक है कि इसकी बायो एनर्जेटिक्स क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या है, डेल्टा जी। गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो उसके अंदर पड़ी रहती है और वो किसी भी टाइम हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब वो एक चीज़ दूसरी चीज़ में या एक रिएक्टेंट दूसरे प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होती है। अगर जो रिएक्टेंट हमारे पास मौजूद है, रिएक्टेंट अगर उसकी गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी से ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी को मैं G2 से कह देती हूँ ये ज़्यादा है, तो फिर अगर हम चेंज को देखें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज़ इक्वल टू G2 माइनस G1। तो अगर रिएक्टेंट की ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है तो इसका ये मतलब है कि G1 ज़्यादा है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो वो रिएक्शन हमारे पास फिजिबल होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा, वो खुद ब खुद ही होगा, उसको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिसकी गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आएगी, इट मीन्स कि उसकी प्रोडक्ट की एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की कम होगी, तो वो रिएक्शन है वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, बल्कि उसको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये आगे इस डायग्राम में हर चीज़ शो कर दी गई है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे कि शुरू में क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस सच एज TCA साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स हमें क्या देते हैं, NADH देते हैं और FADH2 देते हैं। ये क्या होते हैं कि ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इनको इलेक्ट्रॉन जो है ना ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्राइज ऑफ हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज है, कॉम्प्लेक्स 1 है, CoQ है, साइटोक्रोम BC1 है यानी कि कॉम्प्लेक्स 2, फिर ये मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C है, फिर ये कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम A+A3। इनके ज़रिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है और ये क्या इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। वो किस तरह, ये अब हम आगे देखते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। ओनली कंपोनेंट दैट कैन रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन, ये कह रहे हैं कि साइटोक्रोम A+A3 ओनली कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और हमें वाटर मॉलिक्यूल बना कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो गए। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से लीड टू क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कपल्ड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से प्रोटॉन फ्लो करेंगे उसके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से क्या होगा, क्रिएटिंग क्या होगा, एन इलेक्ट्रिकल एंड pH ग्रेडियंट, एक इलेक्ट्रिकल और pH ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास वो है
अंदर जो है ना नेगेटिव बन जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा कि ये चार्ज का डिफरेंस आ गया और पीएच का डिफरेंस आ गया हमारे पास। फिर क्या होगा, फिर अलाउिंग जो है ना प्रोटॉन टू री एंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो प्रोटॉन री एंटर होंगे पोटेंशियल जो है ना उसकी ग्रेडियंट की वजह से। तो वो जब री एंटर होंगे पासिंग थ्रू एफ नॉट चैनल इन द ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5। इसमें क्या होगा, ATP की सिंथेसिस होगी रिजल्टिंग इन द कन्फर्मेशनल चेंज इन द F1 की कन्फर्मेशनल चेंज होगी F1 डोमेन ऑफ ATP सिंथेस दैट अलाउ द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वो था। ये सिंपली आप लोगों को ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें क्या है कि इसमें जो एनर्जी है ना, एनर्जी इस तरह इंक्रीज़ होती है। ठीक है, मतलब कि एनर्जी जो होती है वो अपवर्ड की तरफ इंक्रीज़ हो रही है, अपवर्ड की तरफ इंक्रीज़ है। इसका ये मतलब है कि शुरू में जो हमारे पास NADH और FADH2 थे, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और फ्लो करते करते वो मिनिमम जब वाटर बन जाएगा तो उसकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी। और ये जो एनर्जी हमारे पास, जब एनर्जी का फ्लो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जब एनर्जी जा रही है, तो वो क्या होगा, वो एनर्जी यूज़ होगी प्रोटॉन की मूवमेंट में। देखिए यहाँ पे फिर से शो किया गया कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में से जब इलेक्ट्रॉन चेंज फ्लो करते हैं तो हाइड्रोजन आयन अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। यहाँ पे ये देखें आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को शो किया गया है और कॉम्प्लेक्स इस मेम्ब्रेन के अंदर है मौजूद है, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो इस ग्रेडियंट की वजह से ये बाहर गए हैं, ये बाहर जाने की वजह से ग्रेडियंट बने हैं, फिर ये वापस अंदर आएंगे तो ATP हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था। कुल इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आज हमारा ख़त्म हो गया है। अगला हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया एंड एपोप्टोसिस। The process of apoptosis or programmed cell death may be initiated through intrinsic mitochondrial mediated pathway। कहते हैं कि सेल की डेथ जो है ना वो इंट्रिंसिक भी हो सकती है ना। इंट्रिंसिक का ये मतलब है कि वो माइटोकॉन्ड्रियल मीडिएटेड है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया उसको करना चाह रहा है कि प्रोग्राम सेल डेथ की क्यों जाती है। ये उस टाइम की जाती है जिस टाइम सेल बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाएं, बहुत ज़्यादा ख़राब हों, तो मतलब उनके एंजाइम ठीक से काम नहीं कर रहे, या फिर उनको नए सेल रिप्लेस कर रहे हैं, तो और पुराने सेल में कोई मसला है, कोई ख़राबी है, तो उनको क्या किया जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, और उनको माइटोकॉन्ड्रिया करता है खुद ही। फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बन जाते हैं। दीज पोर्स अलाउ साइटोक्रोम C टू लीव द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड इंटर द साइटोसोल। तो वो क्या करेगा, साइटोसोल के अंदर साइटोक्रोम C इंटर हो जाएगा। वंस इन द साइटोसोल, साइटोक्रोम C इन एसोसिएशन विद अपोप्टोटिक फैक्टर एक्टिवेट्स अ फैमिली ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। साइटोक्रोम C जो है ना जैसे साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वो क्या करेगा, एक्टिव कर देगा कैस्पेसिस को। कैस्पेसिस ऐसे एंजाइम है कि जिससे क्या होते हैं, ये प्रोटीन को तोड़ते हैं। प्रोटीन के तोड़ने की वजह से वो सेल की डेथ हो जाती है, क्योंकि अगर एक सेल के प्रोटीन्स नहीं बचेंगे, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके प्रोटीन नहीं बचेंगे, उसके अंदर बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो नहीं बचेंगे, तो फिर वो सेल नहीं रह सकता, वो उसने डेफिनेटली जो है ना ख़त्म होना है। तो एक्टिवेट अ फैमिली ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ये उनको एक्टिव कर देता है, काजिंग क्लीवेज टू की प्रोटीन, क्लीवेज कर देता है की प्रोटीन की, एंड रिजल्टिंग इन द मॉर्फोलॉजिक एंड बायोकेमिकल चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपोप्टोसिस। क्या होगा कि मॉर्फोलॉजिक शेप में चेंजेस आएंगे और बायोकेमिकल चेंज आएगा, उसकी बायोकेमिस्ट्री चेंज होंगी, उसके मॉलिक्यूलर, उसकी जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी डिस्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक हैं एपोप्टोसिस के, और इसके बाद उस सेल की डेथ हो जाएगी। इसके अलावा अगर मतलब मैं पीछे जो हम लोगों ने इसकी बायो एनर्जेटिक्स पढ़े हैं, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी डाउनवर्ड टू अपवर्ड इंक्रीज़ हो रही है। तो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मुख्तलिफ कैरियर जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी। एनर्जी जब रिलीज़ होगी तो वो एनर्जी ATP की सिंथेसिस में यूज़ नहीं होती, बल्कि उससे क्या होती है, सेल की हीटिंग अप होती है और मुख्तलिफ आयंस की ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि कुछ ऐसे आयंस होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए हीट की एनर्जी की ज़रूरत होती है।
तो एटीपी यहाँ पर भी बन सकती थी कि जिस टाइम एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब मतलब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, तो इसका यही मतलब है ना कि वो एनर्जी को लॉस कर रहा है। तो वो एनर्जी जो वो लॉस कर रहा है उससे एटीपी नहीं बनते, इसलिए भी शायद क्योंकि वो एनर्जी कम होती है। मतलब कि एक एटीपी से एक एटीपी बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये एनर्जी उससे कम होती है। लेकिन हर स्टेप पे इस तरह नहीं होता, अक्सर औक़ात इस तरह भी होती है कि वो एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी जो है ना उससे एटीपी नहीं बनता, बल्कि वो एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है सेल की हीटिंग में और मज़ीद आगे पीछे जो है ना फंक्शंस में यूज़ हो जाती है। और जो एटीपी बनते हैं हमारे पास असल, वो हमारे पास ये ग्रेडियंट की वजह से बनते हैं, जो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बायस बनते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अपने अगले लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, और घरों में रहिएगा और SOPs पर अमल करते रहिएगा, और सबके लिए दुआ कीजिएगा, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म करे और हमारी क्लासेस खुल जाएँ, कि हम लोग क्लास में इंटरेक्ट करें और अच्छे तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।